नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं सृष्टि और मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मूलेश्वर जी। मूलेश्वर जी, जैसा कि आपका एग्जिट पोल बिल्कुल सच था और बिल्कुल सही साबित हुआ। आपने जो आंकड़े दिखाए थे हरियाणा के और बताया था कि कांग्रेस कहीं से हावी नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी और मैं कंधे पे कहूं तो महाराष्ट्र की आ चुकी है, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो मूलेश्वर जी, आज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि भाई मुद्दे क्या हैं और इस बार क्या करेगी महायुति। महाविकास अघाड़ी दम भर रही है और कह रही है लोकसभा में हमने झंडा गाड़ा। तो बताइए मूलेश्वर जी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपकी अभी क्या आपने समीकरण आपने बिठाए हैं, और ये भी बताइए क्या इस बार वाकई महायुति हरियाणा की तरह कमाल कर पाएगी जो बीजेपी ने हरियाणा में कमाल किया है। तो महायुति में बीजेपी है, अब बताइए कैसा रहेगा इस बार का चुनावी समीकरण। तो नमस्कार, राम राम से अब हम चलते हैं जय शिवाजी की धरती पर। और जिस तरीके से हमने हरियाणा में 20,000 किलोमीटर के सफ़र करने के बाद अपना जो एग्ज़िट पोल दिखाया था, सारे बड़े बड़े चैनलों के एग्ज़िट पोल से हमने अपना एक अलग एग्ज़िट पोल दिखाया, जो जनता का एग्ज़िट पोल था, और वो सच भी साबित हुआ। उसको आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे चैनल पर लगभग एक हफ्ते से पूरी तरीके से कवरेज चली थी। लगभग 2 महीने से हम पूरे हरियाणा में थे। अब हमारे हिस्से में आपने एक बड़ी जिम्मेदारी आज चुनाव आयोग ने भी डाल दी है। वहाँ की महाराष्ट्र की जनता, जो मराठा मानुस हैं, वो हमें अब कमेंट करके कह रहे हैं कि बताइए भाई साहब, क्योंकि अब महज 25 दिन से कम का वक्त इस बार चुनाव आयोग ने दिया है। पहले महीने 2 महीने होते थे, इस बार बहुत कम समय रह गया है। रिजल्ट भी 3 दिनों के भीतर। तो लगाइए हरियाणा के रिजल्ट में अभी तो शपथ ही पूरा नहीं हुआ हरियाणा के लोगों का। और आज यहाँ पर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आ गई हम पे। तो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी एग्जिट पोल जो आपने हमारे हरियाणा के देखे थे, अब उसके इत्र हम अब शुरू करेंगे महाराष्ट्र की अपनी यात्रा। उससे पहले अभी तो हम एग्जिट पोल नहीं बता रहे हम आपको, लेकिन ऊपर ही ऊपर हम एक आंकड़ा आपको, जो पिछले चुनाव को हुआ, पिछली बार जो 2019 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था और 2024 में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, उसके आंकड़ों के हिसाब से हम एक ऊपर ही ऊपर आपको एक बता सकते हैं कि किस तरफ इस बार झुकाव जनता के महाराष्ट्र के लोगों का होने वाला है और कहां इस बार पासा पलटने वाला है और किसके होश उड़ने वाले हैं। ये आंकड़े हम तमाम आपके सामने बना के रखे हुए हैं। हमने पूरी रिसर्च की है अपनी टीम में, हमने पूरे ये रिसर्च कागज हमारे साथ मौजूद हैं। 2019 के जो आंकड़े हैं और 2024 के जो लोकसभा के आंकड़े हैं, उनको हम विस्तार से आपको बताते हैं। तो जिस तरीके से आज चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा वो महज 25 दिन बाद आपके, क्योंकि आज एक दिन चला गया तो 24 दिन रह जाएंगे। अब 20 नवंबर को आपका वहां पर महाराष्ट्र में वोटिंग हो जाएगी और 23 नवंबर को वहां पर परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और पता ये लग जाएगा कि जो हरियाणा में हुआ कमाल बीजेपी के द्वारा, क्या वो फिर से महाराष्ट्र में होता है, या जो महाविकास अघाड़ी जो वादा कर रही है कि जो लोकसभा के परिणाम आए थे उनके पक्ष में, वही हम फिर से दोहराएंगे। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो जो 2019 का जो हमारे पास ये आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है कि जिस तरीके से एनडीए की वहाँ पर लगभग 58 से 59 वहाँ पर % वोट मिला था। उस समय जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, पहले ये टुकड़े नहीं हुई थी 2019 में, तो बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और लगभग बम्पर तरीके से बहुमत मिला था। जिस बहुमत के चक्कर में उद्धव ठाकरे का जो स्वार्थ था, जो घमंड था, वो निकल के सामने आया और किस तरीके से अब पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई है। तब जाकर बीजेपी और शिवसेना को 161 सीटें मिली थी। बहुमत के लिए 288 सीटों में से 145 सीटों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो आपकी शिवसेना और बीजेपी का जो एनडीए का गठबंधन था 2019 में, उसको इकलौते अपने दम पर 161 सीटें वहां की जनता ने भरपूर तरीके से दिया था। तो उसके बाद किस तरीके से उद्धव ठाकरे अलग हो जाते हैं, वो अलग कहानी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। और उस समय जो यूपीए का काल था, उनको महज वहां पर 35 से 36% वोट मिले आप लोगों का। तो जो पिछला चुनाव बीता है 2019 में, 5 साल पहले, वो तो ठीक ये दिखाता है कि अब जो आंकड़े हैं वहाँ महाराष्ट्र के पूरी तरीके से बदलने वाले हैं, क्योंकि हर पार्टी के 2-2 हिस्से हो रखे हैं। एक तरफ आपकी शिवसेना के 2 धड़े हो रखे हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ आपके उद्धव ठाकरे हैं, और दूसरी तरफ जो आपकी एनसीपी हैं, एक तरफ पवार खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ उनके भतीजे आपके अजीत पवार खड़े हुए हैं। तो ये देखना होगा इस बार ये लड़ाई जो है ये कांटे की होने वाली है या
एक तरफा होने वाली है, ये देखना होगा महाराष्ट्र की जनता को। तो जो पिछली बार लगभग वहाँ पर बीजेपी 105 सीटें अपने दम पे आई थी, और जो 56 सीटें हैं जो शिवसेना की उस समय आई थी, और उसके बाद 54 सीटें आपकी एनसीपी की और कांग्रेस की महज, क्योंकि गठबंधन हुआ था इसकी वजह से उनको 44 सीटें मिल गई थी। और अब ये देखने को मिल रहा है कि जो लोकसभा में सीटें आपको देखने को मिलेगी, इस बार जो कांग्रेस ने वहाँ पर बढ़त बनाई और पहली नंबर की पार्टी बन गई, 48 सीटों में से इकलौते वहाँ पर जो कांग्रेस है वो वहाँ पर 13 सीटें जीत पाई। इकलौती पार्टी है जिसने दहाई का आंकड़ा छुआ 48 सीटों में से। उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है, 9 सीटें लाई। उसके बाद जो आपके पवार साहब हैं उनकी भी 9 सीटें आई, जो शिंदे साहब हैं उनकी महज 8 सीटें आई, और जो अजीत पवार हैं उनकी महज 1 सीटें आई। इस वजह से उनको मोदी कैबिनेट में भी कोई मंत्री पद नहीं मिला। अब आपको ये बता दें, बीजेपी भी अभी भी लोकसभा 2024 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें, अभी भी इकलौती वहां पर जो पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 26% के साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर अपना वोट परसेंट मिला है। उसके बाद देखें आप तो 17% पर कांग्रेस है, 17% पर पवार है, उसके बाद 13% पर आपके शिंदे साहब हैं, और महज 3% जो अजीत पवार हैं उनको, क्योंकि कम सीटें वहां पर दी गई थी, 1 या 2 सीटों पर उनको लड़ाया गया था, तो इस वजह से उनकी कम सीटें आई हैं। तो जो ये आंकड़े मैंने आपको बताए, ये आंकड़े क्योंकि एक आंकड़ा है 5 साल पुराना, एक आंकड़ा अभी आपका 6 महीने 4 महीने ही हुए हैं आपके लोकसभा को। हाँ। तो दोनों आंकड़ों को जब आप मिला के देखते हैं, क्योंकि लोकसभा का जो होता है वो अलग ट्रेंड तरीके से वोटिंग पैटर्न होता है, हाँ। और वही जो विधानसभा का होता है उसमें लोग ये सोचते हैं कि हमारे राज्य के लिए कौन सी पार्टी अच्छी होगी, जो हमारे लोकल मुद्दे हैं। बिल्कुल, एक तो देश की बात हो गई, वो लोकसभा में हो जाती है, दूसरा आपका जो लोकल मुद्दे होते हैं वो विधानसभा के चुनाव में लोग जनता भरपूर तरीके से वोट करती है। अब जो वोटिंग पैटर्न समझ के आया है, विधानसभा में जो 61% हुआ था पिछली बार, और इस बार लोकसभा में भी 61% हुआ है, तो कमोवेश जो लग रहा है इस बार भी वोटिंग लगभग 61% या उससे थोड़ा 1-2% ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव एक तरीके से नए जोश में लड़ा जा रहा है हर पार्टी के द्वारा। अब मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से तमाम मुद्दे चले हैं, चाहे वहाँ पर अभी मराठाओं का आंदोलन चल रहा हो, मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा हो, किस तरीके से फार्मर्स जो हैं उनकी अभी भी कुछ समस्याएं वहाँ पर बची हुई हैं, और जो यहाँ पर अब इस समय बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पर एनडीए की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उसने किस तरीके से वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको जिस तरीके से वहाँ पर लाडली बहन योजना के तौर पे वहाँ पर पैसे देने का काम किया, उसका भी इस बार पूरा एक तरीके से वहाँ पर असर दिखेगा। ओबीसी समाज को भी बड़ा फायदा मिला, जहाँ पर कुछ कैटेगरी जोड़ी गई है। और अब पालघर के जो साधुओं के साथ हुआ उसका भी पूरा यहाँ पर एक तरीके से, जो पालघर का साइड का इलाका है, जो पुणे थाने का इलाका है, वहाँ पर भी एक पूरा असर दिखेगा। और तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं इस बार, जिस तरीके से नारायण राणे के खिलाफ का वहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन, भारी प्रदर्शन हुआ मुंबई में, तो तमाम ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ साथ एक तरीके से देश का जो इस बार माहौल बन रहा है मोदी के पक्ष में, एक बार हरियाणा ने फिर से मोदी के साथ दिया है, तो क्या इस बार मराठा के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग, क्या वो एक बार फिर मोदी को चुनते हैं, या जो उद्धव ठाकरे अपना घमंड में चूर हैं, या शरद पवार जो ये कह रहे हैं कि मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि उनकी उम्र है 85 साल हो गई है, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं बुढ़ा नहीं हुआ, या कांग्रेस जो तमाम वहाँ पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए थे, किस तरीके से आर्मी के लोगों, जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, जो मतलब शहीद हो गए थे, उनकी फ्लैटों पर किस तरीके से वहाँ पर घोटाला किया गया, उनकी ज़मीनों को हड़पने का काम किया गया। तो अब महाराष्ट्र की जनता को ये सोचना होगा कि क्या हम किस लोगों का साथ दें, जो देश के साथ हैं, या देश के खिलाफ किस तरीके से बड़े बड़े षड्यंत्र करें उनके साथ हैं। तो जो हमारा हरियाणा का एग्जिट पोल हमने सटीक आपको दिखाया था, ये हम जनता के पास ये 2 महीने हमने काम किया, भले यहाँ पर महाराष्ट्र में हमें 1 ही महीना मिलेगा, हम खुद जाएंगे जनता पे, उनसे पूछेंगे, राय पूछेंगे, वो भी आपको वीडियो में दिखेगी, और दूसरी तरफ हम एक निरंतर अपना सर्वे एग्जिट पोल करते रहेंगे। तमाम बड़े बड़े चैनल भी अपना एग्जिट पोल दिखाएंगे, लेकिन आप हमारा ज़रूर उस दिन का एग्जिट पोल दिखाइए, और हमारी जो कवरेज होगी पूरे इस इलेक्शन की, मराठा आंदोलन से लेकर जो मराठी मानुस की जो बात की जाती है महाराष्ट्र में, उसकी हम बात करेंगे, और मराठी मानुस के क्या मुद्दे हैं
उनको उठाएंगे। तो जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए, जिस तरीके से वहाँ पर अलग अलग डिवीज़न है, अमरावती डिवीज़न है, औरंगाबाद, जिस तरीके से मुस्लिम आबादी वहाँ पर औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा है, और उस कोणार्क का है, नासिक का है, पुणे का है, और आपका तमाम ये अलग अलग डिवीज़न है, यहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे ये औरंगाबाद का इलाका है, अमरावती का, यहाँ पर एनसीपी को अपर हैंड है। उस तरीके से आपको जैसे विदर्भ का इलाका है, वहाँ पर बीजेपी को अपर हैंड है। महाराष्ट्र का जो मराठा आंदोलन, जहाँ पे मराठी लोगों का सबसे ज़्यादा मराठवाड़ा है, वहाँ पर भी बीजेपी का अपर हैंड है, क्योंकि इस बार शिंदे ने किस तरीके से वहाँ पर मराठी लोगों के लिए कई वादे भी किए हैं, तो उसका भी असर दिखेगा। फिर थाने का इस बार जो पूरा थाने और कोणार्क का जो हिस्सा है, वहाँ पर क्योंकि इस बार जो आपके शिंदे गुट है, क्योंकि उन्हीं का सीएम है, और जो शिंदे हैं वो थाने से ही आते हैं, तो वहाँ पर पूरा असर दिखने वाला है। शिंदे जी की लड़ाई और उद्धव जी की लड़ाई ये बता देगी कि असली शिवसेना किसकी है। क्योंकि भले यहाँ पर जो तीर और धनुष का जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे का पास आ गया हो, हाँ। लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं वो ये हमेशा ये कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जो हैं वो मेरे पिताजी थे, इसलिए जो असली शिवसेना है वो मेरी है। तो इस बार महाराष्ट्र के लोगों पर एक तरीके से अलग ही कमान है। उनको ये तय करना है कि असली शिवसेना कौन है। जो आज उद्धव ठाकरे हिंदुओं के खिलाफ गाय माता पर किस तरीके से गंभीर तरीके से बयान देते हैं, और मोदी जी को कहते हैं अगर पापा ने वॉर रुकवा दी तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं को बचा के दिखाए, तो माखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं वहाँ के लोगों का। हिंदुओं का जिस तरीके से वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। यह जनता देख रही है। महाराष्ट्र की जनता जो हिंदू सनातन को मानती है, वो जनता पूरी तरीके से देख रही है किस तरीके से इन्होंने वक्फ बोर्ड में भी वहाँ पर उनका साथ दिया, हिंदुओं का कोई साथ नहीं दिया। किस तरीके से वहाँ पर ज़मीनें वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पे हाथ रख देता वो कब्जा दी जाती है। वहाँ के हिंदुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके उद्धव ठाकरे को, ना आदित्य ठाकरे को, संजय राउत के बड़बोलेपन आपने बयान सुने होंगे। कभी नोटी वाली बात करते हैं, कभी भड़काऊ बयान दे देते हैं, कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आके हो हल्ला मचाते रहते हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से मुझे ये लगता है कि इस बार महाराष्ट्र के लोगों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको शरद पवार की असली एनसीपी कौन सी है, शरद पवार वाली है या अजीत पवार वाली है, ये भी तय करना है। और ये भी तय करना है कि वो देश के साथ चलना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, या कांग्रेस जो यहाँ पर फ्री के वादे करती है, किस तरीके से तेलंगाना में उन्होंने वादे किए, कर्नाटक में किए, हिमाचल में किए, उनके साथ जाना है। तो ये फिर वही फ्री वाले वादे आएंगे महाराष्ट्र में, फिर वही आपको लालच दिया जाएगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या जहां पर कांग्रेस है, जहां पर ये इंडिया गठबंधन है, वहां पर ये जो फ्री के वादे हैं ये पूरे हुए या नहीं हुए, या आपको जो शिंदे की गवर्नमेंट में लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, एक तरीके से जो आरए का प्रोजेक्ट है, उस आरए के प्रोजेक्ट को, अब मेट्रो जो शेड बन रही थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र को और मुंबई को चाहिए विकास, उनको ये नहीं चाहिए कि तमाम बड़े बड़े आंदोलनों में वहां को आग के उसको महाराष्ट्र को आग के हवाले कर दिया जाए। वहां के लोग आर्थिक व्यवस्था में बिल्कुल ऊपर बढ़ना चाहते हैं, वो किसी भी आंदोलन के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। और इस बार जो पूरा गठबंधन है पूरा बीजेपी का तैयार हो चुका है। जिस तरीके से अब बयान आ रहे हैं, कांग्रेस, एनसीपी जो आपके शरद पवार के गुट के हैं और आपके शिवसेना उद्धव वाले गुट के हैं, तमाम बौखलाए हुए हैं। जैसे ही पता चला कि अब महज 24 दिन रह गए हैं, इनका ना सीट शेयर हुआ है, इनकी ना कोई मीटिंग हुई है, इनकी सीएम भी तैयार नहीं है कोई। भाई सीएम के नाम पे किस तरीके से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मेरे को बनाइए सीएम का पद। जैसे ही यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, संजय राउत ये कहते हैं कांग्रेस का घमंड टूट गया, किस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को आप चेहरा बनाइए, फिर देखिए आपकी जीत कैसे हो गई। तो एक तरीके से जो सीएम पद है उस पर लड़ाई हो चुकी है। एमयूए में लगभग महाविकास अघाड़ी जो है वो टूटने की कगार पे है, लेकिन वो जिस तरीके से फेविकॉल का जोड़ लगा दिया जाता है वो लगाया हुआ है। अब देखते हैं कितने दिन तक वो टिकता है। तो ये जनता जो वहाँ की महाराष्ट्र की है वो सारे मुद्दे देख रही है। किसानों को किस तरीके से वहाँ पर किसान सम्मान निधि मिल रही है, उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा। पहले आप सुनते होंगे कि हर दिन खबर आती थी महाराष्ट्र की कि एक किसान ने आत्महत्या कर दी सूखे की वजह से, ऋण न चुकाने की वजह से आत्महत्या कर दी, भूख की वजह से। अब वो जो खबरें हैं वो थोड़ा कम आने लग गई है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल तरीके से कम हो गई हैं, पूरी मिट गई हैं, हम ये कह रहे हैं कम हो गई हैं। तो एक तरीके से मुद्दा इस बार ये होने वाला है कि कौन सनातन के साथ है और कौन सनातन विरोधी है, और शिवसेना को और शिवसेना के जितने भी मतदाता हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप बाला साहब ठाकरे की उस विचारधारा के साथ हैं जिसमें ये कहा गया था बाला साहब ठाकरे के द्वारा कि कांग्रेस के साथ जो होगा वो ही हैं, और जो अगर मेरी पार्टी कभी भविष्य में अगर कांग्रेस से अगर गठबंधन करेगी तो मैं उसी दिन अपनी शिवसेना को भंग कर दूंगा, उसको बर्खास्त कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। आज उन्हीं के बेटे किस तरीके से चरण वंदना कर रहे हैं। जब भी राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पर चरण वंदना की जाती है, सोनिया गांधी की चरण वंदना की जाती है। तो आपको ये सोचना है, बाला साहब ठाकरे के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी सिपाही अभी भी मौजूद हैं, जय भवानी के लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो ढोल ताशे वहाँ पर बजाते हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े वहाँ पर त्यौहार किए जाते हैं, क्या आपको ऐसे लोग चाहिए जो शिवाजी की बात करते हैं या जो शिवाजी के खिलाफ किस तरीके से बड़े उनका अपमान करते हैं? आपको तय करना है और हम आपके बीच आएंगे, आपसे हम फिर एग्जिट पोल करेंगे, आपकी राय जानेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको सटीक आंकड़ा जो महाराष्ट्र का है वो बताएंगे। और पब्लिक को ये सोचना है कि इस चुनाव को हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल, आपको वोट डालने जाना है तो जाना है, हल्के ही पड़ जाओगे तो कोई और सरकार आ जाएगी फिर से। जिस तरीके से कर्नाटक कंगाल हो रहा है, तेलंगाना कंगाल हो रहा है, हिमाचल कंगाल हो रहा है, आपको भी कंगाल कर दिया जाएगा। मुंबई देश की शान है, महाराष्ट्र देश की जान है। हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र अगर चलता है तो भारत उसके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक तरीके से सपनों की दुनिया है। वहां लोगों के सपने पूरे होते हैं, भारतवासियों के सपने पूरे होते हैं। अगर सपनों पर ही पाबंदी लग जाएगी तो ये पूरे देश पर एक तरीके से एक काला साया मंडरा जाएगा। तो आपको तय करना है, एक उज्जवल भविष्य चाहिए या यही आंदोलन जीवियों का जो साम्राज्य स्थापित हो रहा है महाराष्ट्र में धीरे धीरे। फिर राकेश टिकैत अब महाराष्ट्र जाएंगे, चढ़ूनी भी महाराष्ट्र जाएंगे, राहुल गांधी अब तैयारी कर चुके हैं, आपको भी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिगुल बज चुका है चुनाव का, आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार रहेंगे। मिलकर हम इस बार चुनाव वहां पर चुनावी आगाज करेंगे और आप हमें देखिए, लगातार हमारी कवरेज होगी। और आप कमेंट में ये बताइए आपको क्या लगता है, चैनल को लाइक कमेंट कौन सी पार्टी जीत रही है, किस क्षेत्र में जीत रही है, आपका क्या आंकलन है? क्योंकि हम आपके आंकलन को अपने जो एग्जिट पोल हैं उसमें भी प्रदर्शित करेंगे और आने वाले समय में जब हम ओपिनियन पोल देंगे, एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन, आपकी ओपिनियन रखी जाएगी। क्योंकि जय भवानी के लोगों के साथ हम अब जुड़ने वाले हैं। राम राम जी से अब जय भवानी जय शिवाजी का नारा अब गूंजेगा पूरे महाराष्ट्र में। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यारा हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। 24 घंटे 1 महीने तक लगातार कवरेज जारी रहेगी। ठीक है, तो देखिए आपकी कवरेज जारी रहेगी। और इसी बीच महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान के बाद ही लगातार महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी में अब एक रेस है कि कौन इस बार विधानसभा में अपना पताका लहराएगा। बता दें आपको, उद्धव ठाकरे कभी राहुल गांधी से नाराज हैं, सीएम पद को लेकर भाव नहीं मिला, दिल्ली भी आए थे और दिल्ली आने के बाद उन्हें कोई पूछा नहीं। उसके बाद से ही महाविकास अघाड़ी में समझिए कि एक टूट है और शरद पवार ने कह दिया है कि हम किसी को बड़ा भाई नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस को शरद पवार खुद बड़ा भाई नहीं मान रहे, शिवसेना नहीं मान रही है और सीट शेयरिंग भी इनकी नहीं हुई है। और इधर महायुति टोल टैक्सेस माफ कर रही है, जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना लेकर आ रही है, ओबीसी कैटेगरी में बढ़ाई गई है, यहाँ आय को भी बढ़ाया गया, सालाना आय को। ये तमाम वादे महायुति करती दिखाई दे रही है। और महायुति ने कह दिया कि ऐसा नहीं कि हरियाणा के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, काम जमीनी स्तर पर होगा तभी जनता वोट देगी। तो इस पॉडकास्ट में मोलेश्वर जी ने बताया कि तमाम आंकड़े 19 वर्सेस